हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, है ना। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल, उनके सारे नोट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने नोट्स खुद को से बनाती हूँ और मैं बच्चों को वही पढ़ाना चाहती हूँ जो मैं खुद मतलब खुद बनाती हूँ और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे बहुत से टीचर होते हैं पोस्टर पे पढ़ाते हैं, है ना। तो पोस्टर पे वो क्या करते हैं कि एक टॉपिक लिया, उसके कुछ मेन मेन पॉइंट होते हैं वो लिख के आपको बता के चले जाएंगे। क्या वो पॉइंट अपन एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि एग्जाम में तो अपन को जो क्वेश्चन आया उसको प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो उसमें अपन 5 शब्द लिख के 5 नंबर पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते। उनको लिखने के लिए कम से कम हाफ पेज लिखना जरूरी होता है। तो अपन नोट्स के साथ साथ समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ये नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सजीव। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है। देखो, सजीव वस्तुओं को सभी या जीवित वस्तुओं को क्या बोलते हैं? सजीव कहते हैं। तो क्या अपन इतने से डेफिनेशन में खत्म हो जाएगा कि सजीव क्या होता है? सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। हम इनके क्या क्या लक्षण है, मैं बोलूँ ये पेंसिल है, क्या ये पेंसिल सजीव है या निर्जीव है? ठीक है। तो ये भी वस्तु है। अगर मैं यहाँ बोलूँ जीवित वस्तु, वस्तु का नाम आया तो क्या ये पेंसिल वस्तु नहीं है? ये मोबाइल वस्तु नहीं है, माइक वस्तु नहीं है, कॉपी वस्तु है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लक्षण होते हैं। सजीव और निर्जीवों को अलग अलग करने के लिए सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिससे अपन बता सकते हैं कि एक सजीव है और ये एक निर्जीव है। ठीक है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, मृत्यु आदि सजीवों के लक्षण है। देखो, सजीव होते हैं गति कर सकते हैं। मैं बोलूँ ये पेंसिल है, पेंसिल गति कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। प्रचलन, पोषण, पेंसिल पोषण ग्रहण करती है, वृद्धि नहीं करती। शोषण, उत्सर्जन, जो भी क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जिस भी वस्तुओं में होती है वो अपनी सारी सजीव कहलाएगी। अब निर्जीव क्या होती है? सजीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण निर्जीव में अनुपस्थित होते हैं। मतलब सजीवों में क्या क्या पाया जाता है? गति, प्रचलन, पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, प्रजनन और मृत्यु आदि सभी सजीवों के लक्षण, और ये एक भी लक्षण निर्जीव में नहीं पाया जाता है। अब आता है अपना जीव प्रक्रम। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जीव प्रक्रम कहा जाता है। जीवित रहने के लिए जीवधारियों को क्या करना पड़ता है? देखो, गति भी करनी पड़ती है, पोषण भी करना पड़ता है, वृद्धि भी होती है, शोषण भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और प्रजनन भी होता है। मैं प्रजनन वर्ड का मतलब आपको आगे समझाने वाली हूँ कि प्रजनन क्या होता है। ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, वृद्धि एवं उत्सर्जन है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से? एक तो पोषण है, शोषण है, परिवहन है, वृद्धि एवं उत्सर्जन। देखो, पोषण भी जरूरी है ना। जीवन को जीने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले आता है पोषण। जीव शरीर को वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम भोजन कहते हैं। ठीक है। आगे समझ में पोषण ये क्या होता है? सजीवों के लक्षण होते हैं। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए मतलब सजीवों के अनुरक्षण के लिए क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहले होता है पोषण, जो अपन किससे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि से। भोजन को अंतर्ग्रहण करके करके ही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की, यहाँ पे आता है करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। शरीर में जीव प्रक्रम की स्थिति के अनुरक्षण तथा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जीव शरीर में क्रम की स्थिति मतलब अपने शरीर में, देखो अपन अगर भोजन ना करें, अपन एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो अपन को थकान सी फील होती है और ऊर्जा की कमी होने लगती है। अपन जो काम रोज करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अपन को हमें शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है।
सजीव, अब देखो सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। देखो भोजन तो आवश्यक है, हाँ, मान लिया शरीर की ऊर्जा, विकास, वृद्धि के लिए पोषण आवश्यक है, पर ये हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारी अपना भोजन समान प्रकार से प्राप्त नहीं करते, अर्थात इनमें भोजन प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती है। भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब देखो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, दो वर्गों में, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी, पोषी यानी पोषण और स्व यानी स्वयं। स्वपोषी का होता है स्वयं। ऐसे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा जल ग्रहण करके कार्बनिक खाद्य बनाते, ऐसे सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु और अपन स्वपोषी, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें अपन विषमपोषी कहते हैं, जैसे जंतु और कवक। ठीक है, ये डेफिनेशन भी लिख लेना। अब आता है स्वपोषी पोषण। ये पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इसी विधि से पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। जैसे पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बनाते हैं। अब आता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णरहित की सहायता से सूर्य, पर्णहरित किसे कह रहे हैं यहाँ पे, क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित, की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से CO2 ग्रहण करके शर्करा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। ये CO2 6 का CO2 प्लस 12 H2O के अणु होंगे। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलके ग्लूकोज और O2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। ये अपने O2 है ऑक्सीजन, ये अपना जल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी भी मिस मत करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है अपना क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, है ना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, है ना। ठीक है, तो ये अपन को तीनों याद रखना है। अब आता है रंध्र। रंध्र क्या होते हैं, पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। देखा होगा आपने, देखो सुबह सुबह देखा होगा कि सर्दी के मौसम में अपन जब घूमने जाते हैं ना, तो पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें लटकी रहती है या उन पर गिरी हुई रहती है। तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं, ये आती है पेड़ों में जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के अंदर जो रंध्र, जो छिद्र होते हैं उनमें से निकल के बाहर आती हैं। तो उन छिद्रों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल के अतिरिक्त मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी करते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी, जो पत्ती में रंध्र उपस्थित होते छोटे छोटे छिद्र अपन को आंखों से दिखाई नहीं देंगे, अपन इसको अगर पत्ती को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें वो छिद्र आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन गैस विनिमय रुक जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन एवं गैस विनिमय किस पे निर्भर करते हैं, रंध्र पर या रंध्र के खुलने या बंद होने पर निर्भर करते हैं। अब आता है अपना विषमपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न गतिविधियों के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इससे ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी पोषण को विभिन्न विधियों या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब आता है, पहला आता है अपना शाकाहारी। गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं, जो शाकाहारी होते हैं ना, घास एवं
वनस्पतियों को खाते हैं इन्हें अपन शाकाहारी कहते हैं। देखो जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं ना वो क्या खाते हैं, जैसे हरी घास वगैरह जो खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं। मांसाहारी शेर बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। देखो मांसाहारी शाकाहारी मृतजीवी इन शब्दों से अपन को पता चल रहा है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। मृतपोषी, जो मृतपोषी होते हैं जो सड़े कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे फफूंदी ईस्ट मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। सरोहारी बिल्ली कुत्ता मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों एवं जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं। सर्वहारी का मतलब जो वनस्पति को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं वो सर्वहारी होते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं या परजीवी कहलाते हैं ना। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वो अपना परजीवी होता है। जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं लीच फीताकृमि और अमरबेल। देखो जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए उंगली के समान अस्थायी प्रवधों द्वारा भोजन के कणों को पकड़ता है। जो अमीबा होता है ना उसके शरीर में प्रवध निकलते हैं जिन्हें अपन सीलिया कहते हैं। सीलिया कहते हैं जो क्या करता है, ये सीलिया क्या करता है जहाँ भी भोजन मिले उनको उन सीलियों में फंसा लेता है ना, और धीरे धीरे मुख की तरफ ले जाता है। ये प्रवध भोजन के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। इसमें भोजन कणों का पाचन होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये अमीबा का इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना आपको, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब आता है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और एक विशिष्ट, देखो क्या बोल रहा है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी। इन अमीबा पैरामीशियम को हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीव इतने छोटे होते हैं कि इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इनकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और ये एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करते हैं। इनकी सतह पर उपस्थित पक्षमाभ भोजन कणों को मुख खांस तक ले जाने में सहायता करता है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, आज कल से स्टार्ट करेंगे अपन पार्ट 2। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो इसीलिए बना के दे रही हूँ क्योंकि आप समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा अपन बड़ी बड़ी वीडियो भी करेंगे। उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक ज़रूर करना और नोट्स बनाते चलना है। अगर बच्चों आप अभी से नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको धीरे धीरे आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा अपन कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।